भाई जल्दी करो, कब बनेगी कलेजी? हाजी अमजद साहब ने किचन में झांकते हुए सदा लगाई। बस दम पर है, 5-10 मिनट लगेंगे, शहनाज बेगम ने तसल्ली देते हुए कहा। अच्छा तो मैं ज़रा अरशद भाई और जमशेद चचा को गोश्त दे आऊँ। यह कहकर हाजी अमजद बड़ा सा शॉपर उठाए चल पड़े। गोश्त का सारा ढेर अभी चटाई पर ही पड़ा था। हाजी साहब के जाने के बाद शहनाज बेगम दोनों बेटों को साथ लगाकर उस ढेर को डीप फ्रीज़र में सेट करने में मसरूफ़ हो गई। हाजी साहब की वापसी तक तमाम गोश्त फ्रीज़ हो चुका था। हाजी साहब ने जो ही लाउंज में कदम रखा, गोश्त की चटाई का नक्शा देखकर हैरत से उनकी आंखें फैल गईं, क्योंकि अब वहाँ 4 मन गोश्त के बजाय सिर्फ सिरिपाए, हड्डियाँ और चंद किलो चर्बी और गोश्त की बोटियाँ अपना अधूरा सा नज़ारा पेश कर रही थीं। हाजी साहब ने सवालिया नज़रों से शहनाज बेगम की तरफ देखकर पूछा, ये क्या है? शहनाज बेगम फातिहाना अंदाज में मुस्कुराकर बताने लगीं, मैंने स्पेशल गोश्त फ्रिज में सेव कर दिया है, बल्कि पैकेट बनाकर डिशेस के नाम भी लिख दिए हैं, ये देखिए। हाजी अमजद जैसे खैरखा नरम दिल शख्स जो कि सदमे की हालत में थे, जब उन्होंने ज़रा से गर्दन घुमाकर फ्रिज में झांका तो फ्रिज बछड़े के गोश्त से न सिर्फ ओवरलोड हो चुका था, बल्कि शॉपर्स के ऊपर से कड़ाही, बिरयानी, निहारी और न जाने क्या क्या नाम जगमगा रहे थे, और इन नामों की चमक शहनाज बेगम की आंखों में भी नज़र आ रही थी। हाजी साहब ने तासुफ से देखते हुए पूछा, आपने सारा गोश्त फ्रीज़ कर दिया? गरीबों और रिश्तेदारों में हम क्या तकसीम करेंगे? शहनाज बेगम जो कि फ्रिज बंद करते हुए दाद तलब नज़रों से हाजी साहब की तरफ मुड़ रही थीं, शोहर के संजीदा लहजे और अचानक सवाल से हड़बड़ा गईं, मगर जल्द ही हवास बहाल करते हुए बताने लगीं, अरे हाजी साहब ये देखिए, मैंने बांटने के लिए गोश्त साइड पर रख लिया है। हाजी अमजद साहब जो कि चटाई पर बिखरे हड्डियों और चर्बी के ढेर को पहले ही मुलाहजा कर चुके थे, अपने जज्बात पर बमुश्किल काबू करते हुए बोले, बहुत अच्छी बात है कि आपको गरीबों का ख्याल है, मगर जिस तरह का गोश्त बल्कि हड्डियाँ और चर्बी आपने गरीबों के लिए बचाई है, क्या इस तरह का फ्रिज में भी रखा है? आपने हमारे लिए अच्छा सोचा तभी स्पेशल गोश्त फ्रीज़ किया, मगर गरीबों के बच्चों के लिए भी तो सोचिए कि आपको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद नहीं कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने मुसलमान भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। आमतौर पर इन बेचारों को तो पूरा साल गोश्त खाना नसीब नहीं होता। बकरीद पर एक आस होती है कि कुर्बानी करने वालों के यहाँ से गोश्त आएगा तो अपने बच्चों को खिलाएंगे। पता है, सुबह ईदगाह से वापसी पर अरशद सब्जी फरोश का बेटा हामिद भोलेपन से बाप से पूछ रहा था, बाबा क्या आज भी हम सब्जी ही खाएंगे? अरशद ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, नहीं बेटा, आज तो बकर ईद है, इंशाअल्लाह आज गोश्त खाएंगे। अच्छा ये बताइए कि हम कुर्बानी क्यों करते हैं? शहनाज बेगम जो कि इतनी मतानत से समझाने पर न सिर्फ कायल हो चुकी थी, बल्कि दिल ही दिल में शर्मिंदा भी हो रही थी, कहने लगी, सुन्नत रसूल की अदायगी और अल्लाह की रिज़ा हासिल करने के लिए माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपकी नीयत कबूल फरमाए। हाजी साहब ने सराहते हुए मज़ीद सवाल किया, अच्छा तो अपना ही। हाजी साहब ने मज़ीद कहा, नेक वक्त, अगर किसी ने कुर्बानी का सारा गोश्त खुद ही रख लिया तब भी कोई गुनाह नहीं, लेकिन बेहतर और अफसल ये है कि गोश्त के 3 हिस्से करे, एक हिस्सा फुकरा के लिए, एक दोस्त अहबाब के लिए और एक अपने घर वालों के लिए। शहनाज बेगम ने तायद में सर हिलाते हुए कहा, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं हाजी साहब, मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने सिर्फ अपने लिए सोचा, दूसरे मुसलमानों को भूल गई, अब से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। ये कहते हुए शहनाज बेगम उठकर फ्रिज की तरफ चल पड़ी। अब कहाँ चली आप? हाजी साहब ने पूछा। फ्रिज से गोश्त निकाल रही हूँ, आप तकसीम करने की तैयारी कर लीजिए, हम आज शाम तक गोश्त बांट देंगे इंशाअल्लाह। शहनाज बेगम के जवाब पर हाजी साहब इत्मीनान से आंखें मूंद कर रब्बे करीम का शुक्र अदा करने लगे।